जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। ये सब पेटेंट क्वेश्चन है पीजीटी वालों के। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कि द फंक्शन एफ ऑफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई। अब सीधे पूछा है कि ये फंक्शंस क्या है, और हमें लगता है कि एकेडमिक स्तर पे जब आप एनालिटिक फंक्शंस पढ़ते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शंस जो हमारे हैं, कॉची रीमान इक्वेशंस हैं, तो उसका एक बड़ा फेमस क्वेश्चंस है। हर एकेडमिक में ये बातें प्रूव कराई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा बना हुआ है। बहरहाल इसको हम प्रूव करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। जनरली बच्चे यहाँ गलती करते हैं, तो कहाँ गलती होती है उस पर भी हम फोकस करेंगे। वैसे ये जो क्वेश्चंस है वो याद करने वाली चीज़ है एक लाइन की, कि ये फंक्शंस, ये अक्सर चीज़ पूछी जाती है कि फंक्शंस डिफरेंशिएबल है बट एनालिटिक नहीं है। तो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त ये काउंटर एग्जांपल है, ये दिया जाता है थ्योरम प्रूफ में, ये कि करिए कि फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है तो ज़रूरी नहीं है कि एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ क्या है कि ये जो फंक्शंस है हमारा, ये ओरिजिन पे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, बट दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू 0। और इवन द वे जेड इज इक्वल टू 0 के अलावा कहीं भी ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। तो एक और बात है, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। लेकिन अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ये एक ज़बरदस्त जो है कंडीशन एकेडमिक स्तर में शुरू से पढ़ी जाती है। और एक एग्जांपल ये है कि एक कॉची रीमान इक्वेशन सिर्फ ओरिजिन पे सेटिस्फाई करता है, बट दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। तो देखिए यहाँ थोड़ा मेरा दिल कर रहा है इसे प्रूफ करने का, तो आ जाइए। एफ ऑफ जेड यहाँ जो दिया हुआ है, व्हाट, अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई। ओके, अच्छा अगर हम यहाँ से u की बात करें तो u इज इक्वल टू, ये तो यही है, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिखने पर एब्सोल्यूट रियल वैल्यू देगा, और यहाँ v की वैल्यू 0 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इनको तोड़ दूँ u को थोड़ा बेरहमी से, तो फिर ये क्या आएंगे, ये कहेंगे साहब मैं अंडर रूट x इंटू वाई हो जाऊँगा जब x ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे, y ग्रेटर दैन 0 लिखेंगे, एंड है बीच में यहाँ, या x लेस दैन 0 एंड y लेस दैन 0 लिखेंगे। तो दोनों केसेसों में मैं अंडर रूट एक्स वाई हो जाऊंगा, और मैं अंडर रूट माइनस एक्स वाई बन जाऊंगा जब x लेस देन आप 0 लिखेंगे एंड y ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। कामा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एंड y ग्रेटर देन 0। यहाँ एंड पर भी क्वेश्चन ज़बरदस्त की गेम खेली जा सकती है। और एक और कंडीशन होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा एंड y लेस देन 0 होगा, मतलब x y में दोनों में से कोई एक निगेटिव और कोई एक पॉजिटिव हो जाए तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ देखिए कि v 0 है तो निर्विवाद रूप से vx 0 होगा, vy 0 होगा। लेकिन अगर यहाँ आप ux निकालते हैं, ज़रा इसको निकाला, मान लीजिए इसी के लिए अब मैं निकाल रहा हूँ, तो ux निकालते हैं तो ux की वैल्यू क्या आएगी भाई, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो पक्की बात है ये हो जाएगा y अपान 2 अंडर रूट एक्स वाई आएगा ऐसा। अच्छा, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा जब ux इज इक्वल टू आपका vy हो, तो कोई ज़रूरी क्या है 0 हो जाए, दिस इज नॉट नेसेसरी। और आप कहें हाँ ये सब चीज़ें हैं ना, वहाँ 0 तो है ही नहीं, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो यहाँ सी आर इक्वेशंस जो है, अगर हम ये ux 0 मिला, अगर y 0 लिखते हैं तो बात अपनी आएगी, अगर 0 नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। तो ये मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता है, राइट, कहीं भी नहीं है। ये एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है भी। तो सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिर्फ ओरिजिन पे सेटिस्फाई करता है, और वो देखिएगा सेटिस्फाई करता है। उसके लिए हम ux 0 निकालने चल रहे हैं, ux एट 0 0। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 u ऑफ h कामा 0 माइनस u ऑफ 0 0 अपान h। ओके, अब ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, u ऑफ h कामा 0 मतलब x के जगह h लिखिए और y के जगह 0 लिखना है। और यहाँ कंडीशन है h ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, ये हमेशा ध्यान में रखे रहना चाहिए। तो जब आप 0 0 x और y 0 0 लिखेंगे तो फिनिश हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ 0 0 लिखने पे कहानी उनकी फिनिश हो जा रही है। और UH 0, तो x की जगह अगर आप h लिखेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे तो अंडर रूट 0, ये भी 0 माइनस 0 अपान h, दिस इज द 0।
सिमिलरली मैं ये निकाल सकता हूँ u ऑफ y 0 0 इन सिमिलर मैनर, ये 0 हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एट ओरिजिन ये 0 होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y एट ओरिजिन ये भी 0 होगा। तो ux इज इक्वल टू वी वाई है और यू आई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स है, ये 0 है। ओके, तो सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एट ओरिजिन बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। हम इसको निकाल सकते हैं, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, एनालिटिक नहीं है, रेगुलर नहीं होना है। तो सिंपली ओरिजिन पे z इज इक्वल टू 0 पे ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, और उसके बाद सी आर इक्वेशन भी ये सेटिस्फाई कहीं नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ देखिए कि v 0 मिल गया है और यहाँ ये u की महिमा ये है, और ux और ui ओरिजिन कहाँ हर जगह 0 होंगे, कोई तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ तो v 0 है तो हर जगह उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए ओरिजिन के अलावा सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करता। कीप इन माइंड दिस फैक्ट, सिर्फ ओरिजिन पे ही सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट रहा है बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात की जाए, बहरहाल ऑप्शन में बड़े इंटरेस्टेड नहीं है, 3 ऑप्शन सही है। सी आर इक्वेशंस नहीं, इज नॉट रेगुलर एट 0 बट सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है और ये रेगुलर नहीं है एट z इज इक्वल टू 0 पे। ओके, बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, वो देखिए कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? ये भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट की बात थोड़ी कर ली जाए। इसमें कहा है कि एफ ऑफ जेड जो है एक्स वाई प्लस आई भी है, कह रहा है कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एक बात बता दें कि अगर आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस लिखते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, और एक्स वाई में अगर वो पॉलिनॉमियल आता है तो पक्का वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं बात अलग की है, लेकिन ये बात दावे के साथ है, कही जा सकती है। या आप ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट, हमेशा दिल दिमाग में रखिए कि जब एफ ऑफ जेड लिखते हैं और वो फंक्शन एक्स वाई में पॉलिनॉमियल दे रहा है, एक्स पे निगेटिव पावर ना हो, ये ऑलवेज कीप इन माइंड, ध्यान दें। अगर एक्स वाई में पॉजिटिव डिग्री अगर है, वहाँ पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है एक्स वाई में पावर, तो पक्का कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो कंटिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएबल होता है नहीं, ये बात दिगर है, हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी उसकी है या नहीं। तो अब ये जो फंक्शंस गिवन है एक्स वाई में पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर होगा डेफिनेटली। अब कह रहा है नॉट एनालिटिक एनीवेयर। तो एनालिटिक के लिए एक टूल्स बताया जाता है, और अक्सर हम लेक्चर्स के दौरान ये बातें कहते रहते हैं। जब आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एनालिटिसिटी चेक करनी हो ना, तो पहले सी आर इक्वेशन चेक करिए। जैसे यहाँ सी आर इक्वेशन अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ क्या है, u है एक्स वाई और वी वाई है, तो यहाँ यू एक्स क्या हो जाएगा वाई, और यू वाई जो होगा एक्स हो जाएगा। यहाँ वी वाई तो आपका 1 आएगा और वी एक्स आपका 0 हो जाएगा। सी आर इक्वेशन ये कहते हैं, कौशी रीमान साहब ये कहते हैं कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होना चाहिए। लीजिए जी साहब, यू एक्स वाई हो गए और वी वाई इज इक्वल टू 1 है, तो वाई इज इक्वल टू 1 होगा क्या? वो तो केवल एक ही वैल्यू के लिए होगा, जबकि सबके लिए होना चाहिए। तो जब y 1 होगा तब ये बात होगी। अब यहाँ होता है कि यू वाई माइनस वी एक्स होता है, अब तो ये x है और ये इज इक्वल टू 0, तो केवल एक पॉइंट पे सेटिस्फाई की बात है, बाकी इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो है ही नहीं है। तो सी आर इक्वेशन हम ये कह सकते हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो एनालिटिक होने की बात ही फिनिश हो जाती है। तो एनालिटिक की बात कही है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट एनालिटिक नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट हियर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड नॉट एनालिटिक एनीवेयर। ओके, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर है एंड एनालिटिक एनीवेयर नहीं, ये बात तो नहीं कह सकते हैं। कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक, दिस इज द राइट वन हियर। और नॉट कंटिन्यूअस बट एनालिटिक नहीं, तो कंटिन्यूअस तो है ही है, ये तो पक्का है। एनालिटिक है या नहीं है वो भी बात यहाँ प्रूफ हो गई। जब ओ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो एनालिटिक होना ही नहीं है, कहानी ही फिनिश हो जाएगी। कंटिन्यूअस है, बताया हमने एक ट्रिक कि अगर कोई फंक्शंस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दिया हुआ है तो फिर आप चेक करिए कि एक्स में वाई में वो आपका पॉलिनॉमियल है या नहीं। पॉलिनॉमियल अगर है तो कंटिन्यूटी तो मस्ट। फर्स्ट पे आते हैं, ये भी बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है पीजीटी वालों का। यू भी दे देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि एफ ऑफ जेड निकालिए। कभी कभी तो ये दे देते हैं कि यू के किस वैल्यू के लिए फंक्शंस मेरा जो है वो एनालिटिक होगा। हालांकि यहाँ भी बात एनालिटिक की है, यू दिया है तो एनालिटिक की बात पूछी जा रही है ना, एफ ऑफ जेड की।
तो ये भी बातें पूछी जाती हैं। यू दिया है तो वो भी फार्म करिए कि वो फंक्शंस मेरा एनालिटिक हो जाए, ये सब सारी है। तो इस क्वेश्चंस के लगाने का जो सार ट्रिक है ना, वो मिलने साहब का एक मेथड है। मिलने मेथड ये कहता है अगर यू गिवन है, जैसे यहाँ यू गिवन है, तो अगर यू गिवन है तो क्या करें आप कि यू एक्स जो होता है वो φ1 होता है और यू वाई जो होता है वो φ2 होता है। अब एक्स हम यहाँ जेड पुट करते हैं और वाई 0 पुट करते हैं, तो जो एफ ऑफ जेड आता है ये इंटीग्रेशन ऑफ φ1 जेड कामा 0 डी जेड माइनस आयोटा, अब यहाँ होता है φ2 जेड 0 और ये होता है डी जेड। लेकिन अगर v गिवन है तो क्या होगा, वहाँ वी वाई हम साई जेड 0 लिखते हैं और जेड 0 का मतलब x की वैल्यू जेड पुट करते हैं और y 0, और vx को हम यहाँ साई 2 जेड 0 कहते हैं। और यहाँ जो हम निकालते हैं डी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर v गिवन है तो इंटीग्रेशन ऑफ साई 1 जेड कामा 0 डी जेड प्लस यहाँ आयोटा हो जाता है साई 2 जेड कामा 0 डी जेड। इससे हम एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर v दिया है। अगर u दिया है तो इस फार्मूले से हम लोग एफ ऑफ जेड निकाल लेते हैं। तब देख लीजिए यहाँ u गिवन है, u इज़ दिस, तो ux जो आपका होगा व्हाट e रेज टू दी पावर x, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली cos y, ये तो कहानी फिनिश, और प्लस इसका डिफ्रेंशिएशंस तो एज इट इज x cos y माइनस y sin y। अब मुझे x की जगह z लिखना है तो φ1 कब मिलेगा, जब x की जगह हम z लिखेंगे और y की जगह 0, तो पुट कर दीजिए। y की जगह 0 लिखने में कहेंगे साहब मैं 1 होता हूँ, ये कहेंगे मैं तो z हो जाता हूँ। अच्छा y 0 लिखना है तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा e रेज टू दी पावर z हो गया, यहाँ z हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा y 0 लिखेंगे तो कहानी फिनिश हो जाएगी। तो φ1 मेरा ये हो गया। अच्छा φ2 क्या होगा ui, अब तो ui निकाल लिया जाए तो ui क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो e रेज टू दी पावर x ऐसे, ये x यूँ रह जाएगा, ये माइनस साइन y हो जाएगा, इसका हो गया माइनस y cos y और माइनस साइन y। लीजिए जी, तो यहाँ मेरा जो φ2 निकलेगा कैसे निकलेगा, x की जगह z लिखना है, y की जगह 0 थे तो कहानी फिनिश हो जाएगी, ये भी कहानी फिनिश कर देंगे। x की जगह z लिखना है और y की जगह 0 लिखना है तो पूरा 0 हो गया। लो जी कहानी पूरी फिनिश कर दी। तो यह एफ ऑफ जेड क्या हो गया, फिर तो ताबड़तोड़ हो जाएगा। φ1 z0 और φ1 z0 की वैल्यू जो मेरी आ गई e रेज टू दी पावर z प्लस e रेज टू दी पावर z इंटू जेड डी जेड, बाकी तो 0 हो गया। तो उनकी कहानी मैं यहाँ कहूँगा नहीं, अब सीधे लिखेंगे और प्लस c होता है, ये प्लस c, देखिए साहब प्लस c भूला जा रहा था, ये दिस इज द प्लस c। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन है तो ये रेज पावर जेड ऐसे हो जाएंगे प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये तो आपके बाएं हाथ की खेल है। तो e रेज टू दी पावर जेड प्लस जेड डी रेज टू दी पावर जेड, और इसको करेंगे तो फिर ये माइनस e रेज टू दी पावर जेड आ जाएगा और प्लस c, ये होगा मेरा। अब अगर यहाँ देखा जाए ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में यहाँ लग रहा है कि z e रेज टू दी पावर z और ये माइनस थे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये z e रेज टू दी पावर z प्लस c ये होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बना है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और सही लगाने के बाद सोचता है यार यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जबकि वहाँ नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो कीप इन माइंड दिस फैक्ट, सच टाइप ऑफ द फैक्ट, नन ऑफ दीज ना, या खतरनाक गेम थोड़ा खेलता है। तो कभी कभी होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन सही लगाने के बाद सोचता है यार हम कहीं गलत तो नहीं है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। बहरहाल कैलकुलेशन में आपकी जो सीलिंग मिस्टेक ना हो, तो z e रेज टू दी पावर z प्लस c इसका आंसर है। और ऑप्शंस में कहीं वो बात नहीं दी हुई है। अच्छा एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को घुमा दिया था थोड़ा, तो नन ऑफ दिस इज़ द राइट वन, बाकी तो कैंसिल। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट रही है बात बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करें, हम स्वागत करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।